यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूकेटी का जो अपना टेस्ट है यूपीएससी नॉलेज टेक का। तो यहाँ से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर 8वां देखेंगे, ठीक है, टेस्ट नंबर 8। और यहाँ से ये टेस्ट है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी मतलब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का है, ठीक है। इसमें आपका देखो जितने भी आपके टॉपिक होंगे सब यहाँ पे आपके स्टैटिक टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पर टॉपिक देख रहे हो सब लिखे हुए हैं, सब स्टैटिक टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं। करंट यहाँ पर होंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट के मिल सकते हैं, ठीक है। करंट के मैंने क्यों नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पर जो अगला पेपर लाएंगे 9 नंबर पेपर वो पूरा करंट बेस पे ही क्वेश्चन रहेगा। 95% क्वेश्चन वहाँ पर करंट के होंगे, जैसे कि मैंने इकोनॉमी में कराया। इकोनॉमी में पहले कैसे कराया, स्टैटिक, उसके बाद करंट। तो ऐसे पेपर हम लोग करेंगे, एक स्टैटिक करेंगे उसके बाद इसका करंट करेंगे अगस्त और सितंबर मंथ की वो, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग पेपर को अपने सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ आप पढ़ सकते हो, जो यहाँ पर एनसीईआरटी जीव विज्ञान की है ना, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। ये इसमें चैप्टर कौन कौन से, एक तो 13, 14, 15, 16 ये चैप्टर होते हैं। तो इन सब चैप्टर से लेकर के ये पूरा जो पेपर है वो बनाया गया है, ठीक है। वो प्लस यहाँ पर कुछ यहाँ पर बुक्स है, जैसे एग्रीकल्चर की बुक है, नीरज नचिकेता सर जानते हो, आप अगर सुना होगा उनको, तो उनका इन्वायरमेंट है ना, उसको लेकर के यहाँ पर नोट्स और बुक से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं, राइट। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन नंबर फ्रेम किए गए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट से परचेस कर सकते हो ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इससे बोले निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्टेनो थर्मल या तनुतापी जीवों की विशेषता बताता है, ठीक है। देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्टेनो थर्मल ये जो है जो जीव क्या होते हैं, ठीक है। स्टेनो थर्मल जीव वे होते हैं जो तापमान की एक संकीर्ण या बहुत सीमित सीमा को ही सहन कर सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टेनो थर्मल, ठीक है। स्टेनो का अर्थ होता है संकीर्ण और थर्मल का अर्थ होता है तापमान से संबंधित, मतलब यहाँ पर जो संकीर्ण हो तापमान से संबंधित हो, ठीक है। इसके विपरीत यहाँ पर यूरी थर्मल होता है। यूरी थर्मल बोलते हैं जीव तापमान की एक विस्तृत श्रृंखला जिसको सहन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, समुदाय में उच्च प्रजातिगत प्रचुरता के परिणाम होते हैं, इनके क्या होते हैं। तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, जो जीव तापमान में केवल एक बहुत सीमित तक परास्पर सहन कर सकते हो। इसकी पूरी मैंने डिफिनेशन आपको बता दी, आप लिख सकते हो इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर है समुदाय में उच्च प्रजातिगत प्रचुरता से क्या संभावित परिणाम होते हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए यहाँ पर जो समुदाय होते हैं, उच्च जो प्रजातिगत प्रचुरता होती है उससे क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। पहले तो उच्च उत्पादकता, ठीक है, पहली बात यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो उच्च उत्पादकता जो होती है ये अधिक प्रजातियों का मतलब जो संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग, जिससे क्या होता है अक्सर उत्पादकता बढ़ती है। और तेजी से फैलने वाले विदेशी प्रजातियों के प्रतिरोध में वृद्धि, ये भी बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो विदेशी प्रजातियाँ हैं उसके प्रतिरोध में विविध समुदाय में एक विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और संसाधनों के उपयोग में अंतर को एक नई आक्रामक प्रजाति के लिए स्थापित होना और तेजी से फैलना अधिक कठिन होता है। दोनों बातें सही है। तीसरा, कुल जैवभार में उच्च वार्षिक भिन्नता। देखो कुछ जो यहाँ पर कुल जैवभार में उच्च वार्षिक जो भिन्नता होती है, ये उच्च विविधता आमतौर पर स्थिरता लाती है, जिससे क्या होता है कुल जैवभार में वार्षिक भिन्नता कम होती है, ना कि उच्च हो जाएगी, तो ये बात गलत होगी। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर है, ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होंगे। प्रदूषण के कौन से गैर बिंदु स्रोत होंगे बताना है आपको। आंसर हो जाएगा तीसरे का करेक्ट आंसर। एक तो पहला कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र होता है उर्वरकों को कीटनाशकों का बहाव करता है, ठीक है। और निर्वनीकृत क्षेत्र ये क्या होता है, ये मिट्टी का कटाव और तलछट होता है। निर्माण स्थल क्या होगा, इससे क्या होगा तलछट और रसायन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर अम्ल वर्षा, ये वायुमंडलीय जमाव, राइट। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका, ये जो पॉइंट सोर्सेज हैं इसके हिसाब से जहाँ प्रदूषण के पहचाने जाने के योग्य विशिष्ट स्थान से निकलता है, ठीक है, नगर पालिका, मलजल, उपचार संयंत्र, ठीक है। और यहाँ पर एक विशिष्ट पाइपलाइन आउटलेट जो होता है उसके माध्यम से उपचारित या अनुपचारित पानी को छोड़ता है, इसलिए यहाँ पर यह बिंदु स्रोत हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा, ये 5वां स्टेटमेंट इसका ये गलत होगा इसमें, ठीक है। ये 5वां स्टेटमेंट है, ठीक है, मतलब नगर पालिका मलजल उपचार संयंत्र जो है ये, तो ये एक गलत हो जाएगा। बाकी चारों बातें इसके यहाँ से सही हैं, जो यहाँ पर जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत होंगे ये 4। ये यहाँ पर नगर पालिका मलजल उपचार है, ये क्या होगा, ये एक आउटलेट माध्यम से उपचारित और अनुपचारित पानी तो छोड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये इसमें गैर बिंदु स्रोत में नहीं आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तीसरे का करेक्ट आंसर है 1 2 3 4, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 सी यहाँ से सही आंसर है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवात के कारण
आने वाली आपदाओं में समन रणनीति की रणनीतियाँ होंगी। पहला, तट रेखा के साथ संकीर्ण दीवारों का निर्माण करना। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो तट रेखा के साथ संकीर्ण दीवारें, तूफानी लहरें, ये भौतिक अवरोध क्या है, प्रदान करेंगी। ठीक है, सही है। सेकंड, भवन निर्माण संहिता बिल्डिंग कोड का परिवर्तन, ये भी बात यहाँ से सही होगी। ये सुनिश्चित करता है कि जो इमारतें चक्रवात की हवाओं और अन्य संबंधित प्रभावों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं। और तट रेखा के साथ हरित पट्टी का विकास करना, जिससे क्या होगा यहाँ पर, ये जैसे मैंग्रोव हवा की गति को कम कर सकता है और लहरों प्रभाव को भी अवशोषित करने में मदद करेगा। तीनों बातें करेक्ट हैं। फोर्थ का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां नंबर। भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में स्थित इस राष्ट्रीय उद्यान के साल के सघन वन है। इसी कारण इस उद्यान को बाघ परियोजना के लिए चुना गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राणी जगत में बाघ, हाथी, चीतल, सांभर और पैंथर, तेंदुआ और स्लाप जैसे यहाँ पर स्लज बियर जैसे सम्मिलित हैं। तो बोला है कि इनमें परिच्छेद में से निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5वें में, ये किया जा रहा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया जो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है और अपनी समृद्ध विविधता, विशेष रूप से बाघों और हाथियों की आबादी के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां नंबर है जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग, जिसको बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को संदर्भित करती है। आंसर हो जाएगा ये, देखो जैव रासायनिक ऑक्सीजन जो मांग होती है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, ये जल में निकाय मौजूद कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए एक सूक्ष्म जीव द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा की माप होती है। ये जल प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रजाति की निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का प्रयोग आक्रामक प्रजातियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा 7वें का करेक्ट आंसर। देखो, वे जिस परिस्थिति में तंत्र में प्रवेश करती हैं वहाँ गैर देशी, मान सकते हो विदेशी होते हैं। ठीक है, उनका प्रवेश अर्थव्यवस्था, पर्यावरण या मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, या पहुंचाने की संभावना रखता है। वे अक्सर देशी प्रजातियों के विकास में बाधा डालती हैं और जैव विविधता को कम करती हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा इसका ये गलत है, क्योंकि इनकी अनुपस्थिति पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा, विनाशकारी हो जाती है। ऐसा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, दूसरा, ये पारिस्थितिक तंत्र के लिए गैर विदेशज होती हैं। ये बात यहाँ से सही है, मैंने आपको बताया अभी। सेकेंड बात, तीसरी बात, इसका प्रवेश जैव विविधता को बनाए रखने में सहायक होता है। ये क्या होगा? तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर आक्रामक प्रजातियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उपस्थिति जो होती है वो पारिस्थितिक तंत्र के लिए विनाशकारी होती है। ठीक है, तो ये बात गलत है। और क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता को बनाए रखने के लिए सहायक नहीं होती, बल्कि इसमें नुकसान पहुँचाती है। ठीक है, ये बोलने की जो इनको रखने में इनको सहायक होंगे, सहायक नहीं होती है बल्कि नुकसान करती है। तो बात गलत होगी, पहली भी गलत थी, सिर्फ दूसरी बात यहाँ से क्या इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ओनली 2 ए आंसर का स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। मैंग्रोव के संबंध में विचार करने, ये लवण सहिष्णु पादप प्रजातियां होती हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मैंग्रोव लवण सहिष्णु पादप प्रजातियां होती हैं, वे खारी पानी और तटीय क्षेत्रों में पनपती हैं। सेकेंड बात है वे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से वे मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। अगर ये बोलता ये केवल उष्णकटिबंधीय, तो यहाँ से बात गलत हो जाती, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बात सही है। अगर केवल लिख देता तो मतलब इसी क्षेत्र में केवल, ऐसा नहीं, ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए ये वाली बात करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे केवल नहीं लिखा है, इसलिए दोनों बातें सही है। आंसर सी। क्वेश्चन 9 है इको मार्क योजना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? इसका उद्देश्य उन उत्पादों को प्रमाणित करना है जो पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका उद्देश्य होता है कि उन उत्पादों को प्रमाणित करना जो पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाते हैं। ये प्रमाणन पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देता है। ये अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन करने में प्रयास करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। ये योजना अपशिष्ट पदार्थों के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन करने का भी प्रयास करती है, जो इसके एक व्यापक पर्यावरणीय लक्ष्यों का हिस्सा होता है। दोनों बातें यहाँ से इको मार्क के बारे में करेक्ट है। आंसर सी सही पूछा है। क्वेश्चन 10वां यहाँ से निम्नलिखित में से किन्हें पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के रूप में माना जाता है? आंसर जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर। एक तो मृदा निर्माण एक प्रमुख सहायक सेवा होती है। पोषक तत्वों का चक्रण
पोषक तत्वों का चक्रण भी क्या एक सहायक सेवा है, ठीक है। तीसरा, वन्यजीवों के लिए पर्यावास आवास प्रदान करना एक प्रावधान और सहायक सेवा दोनों है ये, ठीक है, याद रखना है। चौथा, जलवायु का विनियमन जो होता है एक महत्वपूर्ण नियामक सेवा है, ये भी नियामक सेवा है, ठीक है। तो बोला कि पारिस्थितिक तंत्र में कितनी सेवाओं के रूप में जानते हैं, तो ये सब सेवाओं के रूप में जाने जा रहे हैं। आंसर क्या होगा, ये सभी गतिविधियां पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के रूप में जानी जाती हैं। आंसर सभी चारों, डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये विलुप्त प्राय इंडेंजर्ड प्रजातियों की सुरक्षा संबंधित है। ये वन जीवों के उनके शरीरों के अंगों और उन्हें मारकर प्राप्त उत्पाद अवैध व्यापार को सीमित करने के लिए संबंधित है। इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए हैं जो विश्व संपूर्ण में लागू हैं। 1973 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये 1975 से प्रभावी भी हुआ है। किसकी बात कर रहे हैं सभी, परिच्छेद किसकी बात कर रहा है, आंसर हो जाएगा ये परिच्छेद है, ये बात कर रहा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज, सिटीज की बात कर रहा है। आईयूसीएन भी यहाँ पे हो सकता था, हाँ आईयूसीएन तो यहाँ पर दिया है, आईयूसीएन नहीं मारना है आपको, ठीक है। ये क्या होगा, सिटीज होगा, राइट। बहुत लोग इसमें आईयूसीएन मारेंगे, ठीक है, लेकिन अगर जो पढ़ के जाओगे आप तो सिटीज इसमें मारोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये परिच्छेद में सिटीज जो है उसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन कर रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंपॉर्टेंट बात है, जिसका उद्देश्य वन जीवों और वनस्पतिक अवैध व्यापार को सीमित करता है, ठीक है। और इसका निर्माण 1973 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। ये यहाँ से बात आप समझ सकते हो कि इसका निर्माण 1973 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था, ठीक है। ये सिटीज का किया गया था। अगर ये चीज़ आपको बताओगी तो अब सही मारोगे, ठीक है। और ये 1975 से प्रभावी हुआ था, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, झीलों के सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित पर बताना कौन सा सही होगा। देखो यहाँ पर पहला, ये झील के जल में पोषक तत्वों के संवर्धन से होने से वाले प्राकृतिक कालिक लक्ष्य को संदर्भित करता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुपोषण जो होता है झीलों के अन्न और जल को निकाय पोषक तत्व नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं, उसके संवर्धन को संदर्भित करता है, और जिससे क्या होता है शैवाल में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। सेकेंड बात, कुछ अपशिष्ट और मल जल झीलों के सुपोषण के कारण होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये झील के जल में पोषक तत्वों के संवर्धन होने से प्राकृतिक जो कालिक लक्ष्य हैं उनको संदर्भित करता है, जो सही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी हो सकती है जो समय के साथ साथ होती है। इसी कारण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कमी आती है। ये बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। शैवाल में विघटित के लिए ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जिससे यहाँ पर जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है, जिससे जलीय जीवन प्रभावित होता है। तीनों बातें क्या है, करेक्ट है। आंसर 12वें का सभी तीनों करेक्ट है, तो डी यहाँ से सही आंसर है। अच्छा, डी यहाँ पे नहीं दे रखा है, ऊपर दे रखा होगा, देखते हैं इसको। डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 13 है, ऊर्जा संसाधन के रूप में ताप विद्युत की तुलना में पवन ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन से लाभ होंगे इसके, देखते हैं। ये प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल होता है। पहली बात देखते हैं, देखो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। इसमें ताप विद्युत जिसको थर्मल पावर बोलते हैं, इसकी तुलना में कई पर्यावरणीय और परिचालन लाभ होते हैं इसके। पहली बात यहाँ पर बोला कि प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है, बात सही है, राइट, क्योंकि यहाँ पर पवन ऊर्जा के संचालन में कोई ग्रीन हाउस गैस या वायु प्रदूषक उत्सर्जित नहीं होते, जिसे ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में बहुत स्वच्छ बताते हैं। सेकेंड बात, इसमें कोई अपशिष्ट सामग्री नहीं बचती है, ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई अपशिष्ट सामग्री नहीं बचती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह टरबाइन संचालन में कोई ठोस या तरल अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता, जिसकी यहाँ पर ताप विद्युत संयंत्र में राख और अनुत्पाद उत्पन्न हो, है ना, तो ये बात सही हो जाएगी। अनुक्षरण की लागत बहुत कम होती है, अनुक्षरण की लागत यहाँ पर कम होती है। एक बार स्थापित होने के बाद पवन टरबाइन का परिचालन का रखरखाव अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर हवा का स्रोत मुफ्त होता है इसका, और चलती भागों में नियमित निरीक्षण और स्नेहन की आवश्यकता होती है ना, तो यहाँ पर लागत भी सी कम होगी। तीनों बातें करेक्ट है, 13 का आंसर यहाँ से बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है, समान धूम कोहरा जो होता है क्लासिकल स्मॉग के संबंध में विचार करना, इसे अपक्षयक धूम कोहरा भी कहते हैं। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। इसका निर्माण गर्म और शुष्क जलवायु में होता है, ठीक है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसका निर्माण ठंडी और नम जलवायु में होता है, ना कि गर्म और शुष्क जलवायु में, बात गलत होगी। ये धूम्र कोहरे और सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण है, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये धूम्र स्मोक और यहाँ पर कोहरा फॉग सल्फर डाइऑक्साइड का एक मिश्रण होता है। 1 और 3 बात करेक्ट है, आंसर बी यहाँ से सही है।
15 15 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संरक्षण आंदोलन और इसके राज्य रखा है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, नीचे कर देते हैं यहाँ पर चिपको उत्तराखंड, ठीक है। पहला क्या होगा, 15 की जो पहली बात है यहाँ से करेक्ट है। साइलेंट वैली आंदोलन केरला, करेक्ट है, राइट। और एपिको आंदोलन ये असम, चौथी वाली बात यहाँ से जो है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि एपिको जो आंदोलन है ये कर्नाटक में हुआ था, ना कि असम में, ठीक है। ये थोड़ा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला यहाँ पर होना चाहिए था, दूसरा तीसरा यहाँ। तो देख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 और ये 3। तो यहाँ से 1 2 सही है, तीसरा वाली बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, सी नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 16। निम्नलिखित में से बायोगैस के घटक कौन से होते हैं? 16 में मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर जाएगा 16 का करेक्ट आंसर यहाँ से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, चारों यहाँ से इसके क्या होंगे, आंसर हो जाएंगे। बायोगैस का एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन जो पदार्थ है उसको टूटने से उत्पन्न होती है। इसके मुख्य घटक होते हैं मीथेन लगभग 50 से 75% के बीच में, ठीक है। और ज्वलनशील हिस्सा होता है बायोगैस का जो ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड करीब 25 से 50% जो दूसरा प्रमुख घटक है। तीसरा हाइड्रोजन सल्फाइड जो ट्रेस मात्रा, ये एक अशुद्धता है जो गैस को सड़े हुए और अंडे जैसी गंध देता है, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये भी ट्रेस मात्रा में यहाँ पे बहुत कम होती है, जो मौजूद हो सकते हैं अपने गुणों में, ठीक है। और हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन है ये भी यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मौजूद हो सकते हैं। तो चारों बातें क्या होंगी यहाँ से करेक्ट है इसकी, आंसर डी यहाँ से सही आंसर है 16 का। 17 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त वन संबंध जो प्रबंधन है उसको सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से परिभाषित करता है। मतलब कौन सा यहाँ पर संयुक्त वन प्रबंधन है इसको सही ढंग से बातें बताता है इसकी चारों स्टेटमेंट में। आंसर हो जाएगा, देखो संयुक्त वन प्रबंधन जो होता है भारत में 1980 के दशक में शुरू की गई एक महत्वपूर्ण अवधारणा थी, ठीक है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये आपको याद रखना है संयुक्त वन के बारे में, राइट। दूसरा, ये वन विभाग और स्थानीय समुदाय के बीच एक साझेदारी होती है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य वनों और संरक्षण को प्रदान करना, राइट। और स्थानीय समुदाय के वनों की सुरक्षा में मदद करते हैं और बदले में उन्हें गैर इमारती वन उत्पाद जैसे फल, गोंद, चारा इनको इकट्ठा करने के उपयोग करने के लिए अधिकार मिलता है इनको। और कभी कभी लकड़ी की कटाई होने वाले राजस्व का हिस्सा भी मिलता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 17 का हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 देखते हैं। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 के उद्देश्य को सही ढंग से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा, देखो यहाँ पर रियो जो शिखर सम्मेलन है एजेंडा 21 ये 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन था जिसे रियो शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और एक यहाँ पर ऐतिहासिक घटना थी। एजेंडा 21 इस सम्मेलन में अपनाया गया था एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना थी, ठीक है। और ये 21 को संदर्भित करता था, है ना। तो आंसर क्या होगा, मतलब 21वीं सदी को संदर्भित करता था। इसका उद्देश्य था कि 21वीं सदी में सतत विकास को हासिल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करना। ये सामाजिक और आर्थिक आयामों, संरक्षण, प्रबंधन, ठीक है, और इनकी जो प्रमुख समूह है उसकी भूमिका को मजबूत करने के लिए कार्यान्वयन किया गया था, राइट। तो यहाँ से बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर हो जाएगा 21वीं सदी में जो पृथ्वी संसाधनों का संधारणीय विकास, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है सब बातें जितनी मैंने बताई आपको। क्वेश्चन 19 है, 19 नंबर है, इसमें क्या बोल रहे हैं, हाँ देखते हैं। इसमें बोले भस्मीकरण अपशिष्ट निपटान की पद्धति है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? देखो भस्मीकरण अपशिष्ट निपटान की एक विधि होती है, लेकिन इसके कुछ पर्यावरणीय क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रभाव होते हैं देखते हैं। और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें क्या इसके लाभ क्या होंगे, राइट, देखते हैं। देखो पहला, ये गैर प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर भस्मीकरण एक प्रदूषणकारी प्रक्रिया है, इसके यहाँ पर वायुमंडल में प्रदूषक निकलते हैं, ठीक है। हालांकि आधुनिक सुविधाओं में उत्सर्जन उपचार होता है, ये पूरी तरह से गैर प्रदूषणकारी नहीं होते हैं, राइट। तो ये बात गलत हो गई। ये अपशिष्ट सामग्री पुनर्चक्रण की सुविधा प्रदान करती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट सामग्री जो है ये पुनर्चक्रण सुविधा प्रदान नहीं करती है। वास्तव में अपशिष्ट को जलाकर उसकी मात्रा को कम करती है, जिससे लैंडफिल की आवश्यकता कम हो जाती है। दोनों बातें गलत है। 19 का आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 20 है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के संबंध में विचार करना है।
ये उच्च प्रजातिगत प्रचुरता और उच्च स्तरीय स्थानिकता वाले क्षेत्र होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट हो गई। सेकंड बात देखते हैं। सेकंड बात है सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट पृथ्वी के भूभाग का लगभग 10% क्षेत्र आच्छादित करते हैं। सेकंड बात भी गलत हो जाएगी ये सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट मिलकर पृथ्वी भूभाग का लगभग 2.4% क्षेत्र आच्छादित करते हैं, ना कि 10% एरिया। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरी बात है इंडो बर्मा क्षेत्र एक जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल होगा। तीसरी बात स्टेटमेंट क्या होगी? यहाँ से करेक्ट है। तो 1 और 3 बात करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, 20 का। 21 नंबर है पारिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में क्रमक शब्द सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है किसको? जो पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है उसमें जो क्रमक शब्द होता है ये किसको वर्णित करता है? इसको शेड्स बोलते हैं, है ना। तो ये किसको वर्णित करता है? ये वर्णित करता है किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमशः परिवर्तित होने वाले समुदाय अनुक्रमण क्षेत्र को। ठीक है, यह अनुक्रमण को, ये क्या होगा? यहाँ से आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिक अनुक्रमण जो होता है इसमें किसी निश्चित क्षेत्र में समय के साथ साथ क्रमिक रूप में परिवर्तित होने वाले जो समुदाय होते हैं और संपूर्ण अनुक्रमण को क्रमक या सीरी कहा जाता है। यहाँ पे सीरी लिखा है, सीरी बोल सकते हैं आपसे। ठीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब तक जारी रहती है और तब तक यहाँ पर स्थित चरमोत्कर्ष समुदाय स्थापित नहीं हो पाता है। ये बात इसका सही है, बाकी सब यहाँ से गलत होंगे इसके। 22 अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 22 को। पहला, इस चक्र में वायुमंडल एक भंडार के रूप में क्या कार्य करता है? पहली बात 22 का जैसे पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र में मुख्य भंडार पृथ्वी की पपड़ी जो करेक्ट होती है, ये तलछट जो सेंटीमेंट्स होते हैं, ना कि यहाँ पर वायुमंडल और वायुमंडलीय चक्र। तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, और ये जो कार्बन नाइट्रोजन के रूप में भंडार के रूप में काम करते हैं। पहली बात गलत है। सेकेंड, फास्फोरस चक्र अवसादी जैव रासायनिक चक्र का एक उदाहरण होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फास्फोरस चक्र एक प्रमुख अवसादी चक्र है, क्योंकि फास्फोरस मुख्य रूप से चट्टानों और तलछटों में पाया जाता है और इसमें वायुमंडलीय चरण नगण्य होता है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 22 का बी बात यहाँ से केवल 2 सही है। 23 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ओजोन परत क्षरण के प्रभाव होंगे? देखते हैं आंसर हो जाएगा 23 का। पहला, स्किन एजिंग। ठीक है, पहले बयान से करेक्ट है, क्योंकि बढ़ा हुआ यूवी विकिरण मनुष्य की स्किन एजिंग, त्वचा का उम्र बढ़ना जिसको बोलते हैं, और त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है, इसलिए पहली बात करेक्ट है। पेंट का फीका पड़ना या उड़ जाना, सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यूवी विकिरण पेंट या प्लास्टिक जैसी सामग्री को फीका खराब कर सकती है। सही है। मृदा की नमी में कमी। ठीक है, तीसरी बात भी यहाँ से सही, क्योंकि यूवी विकिरण मृदा की नमी को प्रभावित कर सकती है और पौधों की वृद्धि बाधित करेगी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट है। 23 का आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता की स्वस्थानीय संरक्षण की विधियां हैं? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर। एक तो देखो वनस्पति उद्यान बोले, वनस्पति उद्यान क्या होगा? यहाँ से गलत है, क्योंकि वनस्पति उद्यान एक स्थान पर या एक सेतु, है ना, एक सेतु या एक स्थान पर संरक्षण विधि होती है। यहाँ पौधे को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर एक विशेष स्थान पर उगाया जा सकता है और संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? ये बात इसकी वनस्पति उद्यान गलत हो जाएगी, ये स्वस्थानीय नहीं है। आगे वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होगा? वन्यजीव अभ्यारण्य और पवित्र उपवन ये प्राकृतिक आवास हैं, जहाँ प्रजातियों को उनके मूल वातावरण में संरक्षित किया जा सकता है। ये क्या होंगे? मूल आवास दोनों ही है। राइट, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? 2 और 3 इसकी बात सही हो जाएगी। सी नंबर 24 का। 25 है, जब किसी दी गई समयावधि में दौरान किसी आबादी में कुछ जीव पर्यावरण छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं तो उन्हें निम्नलिखित में से किसके द्वारा संदर्भित किया जाता है? ठीक है, देखो उनको संदर्भित करते हैं, उत्प्रवासन बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? उत्प्रवासन। उत्प्रवासन होता क्या है? जब यहाँ पर किसी समयावधि में किसी दौरान आबादी से कुछ जीव पर्यावरण छोड़कर चले जाते हैं उनको बोलते हैं उत्प्रवासन। ठीक है, और अप्रवासन क्या होता है? अप्रवासन होता है तब होता है जब किसी नए जीव का पर्यावरण में प्रवेश होता है, जब अंदर आता है तब, है ना। कुछ जीव छोड़कर चले जाते हैं एरिया, वो तो क्या वो बोलते हैं उत्प्रवासन। जो यहाँ पे आते हैं उसको बोलते हैं अप्रवासन। राइट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आंसर यहाँ हो जाएगा इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
निम्नलिखित में से किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव उर्वरकों के रूप में करते हैं? आंसर हो जाएगा पहला राइजोबियम। राइजोबियम एक जीवाणु है जिसका उपयोग सामान्यतः दलहनी फसलों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। नॉस्टॉक होता है, ये एक नील हरित शैवाल है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, राइट, बीजीए, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिर करता है और इसका उपयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। एजोला क्या है? एजोला एक यहाँ पर जलीय फर्न है जिसके साथ यहाँ पर नील हरित शैवाल एनाबेना सहजीवी संबंध में रहता है और ये एक धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण जैव उर्वरक होगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया ने नील हरित शैवाल भी कहता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में अपनी भूमिका के कारण जैव उर्वरकों में प्रमुख स्रोत में होते हैं। चारों बातें करेक्ट है। आंसर 26 से क्या होगा? यहाँ से सभी बात इसकी सही है। 27 नंबर देखते हैं। है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कन्वेंशन और यहाँ पर इसका क्या बोल रखा है? उद्देश्य। लंदन कन्वेंशन 1972, ये क्या होगा? अपशिष्ट को डंप करने वाले होने वाले समुद्र का प्रदूषण को रोकना। पहली बात क्या होगी? 27 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट है, सही से मिले थे, ठीक है। सेकेंड बात है वियना कन्वेंशन 1985, ये ओजोन परत का संरक्षण होता है। ये भी बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत संरक्षण के लिए एक समझौता था। रॉटरडैम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के आयात से संबंधित साझा उत्पाद को बढ़ावा देना। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से सही है। 27 का आंसर क्या होगा? सभी तीनों यहाँ से करेक्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन छिद्र निर्माण प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं। ये केवल आर्कटिक क्षेत्र में होती है। पहली बात, 28 का जो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा ऐसे, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओजोन छिद्र निर्माण केवल आर्कटिक क्षेत्र में नहीं होता है, ये मुख्य रूप से अंटार्कटिक, दक्षिण ध्रुव और अधिक स्पष्ट रूप से देखा गया था, जबकि यहाँ पर आर्कटिक में ओजोन क्षरण होता है, ठीक है। तो यहाँ बात गलत हो जाएगी। ध्रुवीय समताप मंडली मेघ इस प्रक्रिया को आरंभ करने में सहायक करते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ध्रुवीय समताप मंडली जो मेघ होते हैं जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड्स भी कहा जाता है, ओजोन क्षयकारी रसायनों जैसे कि CFC प्राप्त क्लोरीन होते हैं, उनको सक्रिय करने के लिए उन्हें सतह प्रदान करते हैं, जिससे क्या होता है? ओजोन क्षेत्र का निर्माण होता है और प्रक्रिया आरंभ होने लगती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, ओजोन क्षेत्र के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। तो आंसर केवल 2 बी। 29 है, चेरनोबिल का संबंध किस आपदा से है? आंसर हो जाएगा 29 का करेक्ट आंसर परमाणु आपदा करेक्ट आंसर होगा। चेरनोबिल आपदा 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन में तत्कालीन सोवियत संघ में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हुई एक विनाशकारी दुर्घटना थी। ये एक परमाणु रिएक्टर के विस्फोट के कारण हुई थी, जिससे बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री पर्यावरण में फैल गई थी। इससे क्या होता है? इसका संबंध परमाणु आपदा से होगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के संभावित परिणाम हो सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। ध्रुवीय हिमचादर का पिघलना, ठीक है, क्या होगा? देखो ध्रुवीय हिमचादर इसका पिघलेगी तो क्या होगा? बढ़ते तापमान के कारण जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें ग्लेशियर को बर्फ पिघलेगी, ठीक है। तो यहाँ बात सही हो जाएगा। अगला, निचले क्षेत्रों में बाढ़ का होना या निचले बाढ़ में क्षेत्रों का होना, तो बर्फ पिघलने से क्या होगा? समुद्र का स्तर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा? इलाकों में बाढ़ का खतरा होगा। ये भी बात यहाँ से सही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, है ना। तीसरा, वेक्टर जनित बीमारियों से घटनाओं में वृद्धि होगी। तीसरा, देखो जो वेक्टर जनित जो बीमारी होती हैं घटनाओं में वृद्धि, उससे क्या होता है? जलवायु परिवर्तन, मच्छर और वेक्टर जैसे जो नए क्षेत्र में फैलने वाले बीमारियां हैं उनकी स्थितियों को बढ़ाता है, जिससे क्या होगा? मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां का प्रसार हो सकता है। तो ये भी यहाँ पर क्या होगा? एक इसका कारण होगा। तो सभी यहाँ पर इसके परिणाम में आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 31 है, निम्नलिखित में से कौन से संधारणीय विकास के उद्देश्य होंगे? संधारणीय विकास के उद्देश्य में से कौन से? एक तो पर्यावरण की सुरक्षा, पहली बात करेक्ट है क्योंकि संधारणीय विकास के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं। संधारणीय विकास के 3 मुख्य स्तंभ होते हैं, कौन कौन से? एक तो पर्यावरणीय, दूसरा आर्थिक और तीसरा सामाजिक। इसमें से पर्यावरण की सुरक्षा बात करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है आर्थिक उच्च यहाँ पर जो स्थायी स्तर को बनाए रखना, ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसे नवीकरणीय स्रोत के उत्पादन को बढ़ावा देना और ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहन करना होता है। दोनों बातें सही हैं। ऐसी सामाजिक प्रगति जो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को चिन्हित करती है। तीसरी बात भी करेक्ट क्योंकि ऐसी सामाजिक जो प्रगति है ये क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि गरीबी को समाप्त करना और ये सुनिश्चित करना कि सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद ले रहे हों। तीनों बातें करेक्ट हैं। मैंने क्या बताया था आपको? 3 इसके आयाम थे, कौन कौन से?
पर्यावरणीय, पहला वाला पर्यावरण था, दूसरा इकोनॉमिक तो आपका आर्थिक हो गया, तीसरा सामाजिक तो यहाँ सामाजिक वाला दे रखा है। ठीक है, तो तीनों बातें आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है 31 का। 32 है, कार्बन चक्र के संबंध में किन प्रक्रियाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जाता है। आंसर जाएगा 32 का पहला, पौधों का प्रकाश संश्लेषण। पहली बात क्या होगी, यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, और इस प्रक्रिया में पौधे जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग ग्रहण करते हैं उसको। ठीक है, पहली बात करेक्ट है। सेकेंड, मनुष्य में पशु का द्वारा शोषण। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि मनुष्य में पशु द्वारा शोषण, साथ ही जीवाश्म ईंधन का जलना जो होता है ये क्या होता है, ये वे प्रक्रिया होती है जो वायुमंडल में CO2 छोड़ती हैं, ना कि अवशोषित करती हैं। राइट, इसलिए यहाँ पर कार्बन चक्र में CO2 अवशोषण केवल प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, तो दोनों बातें गलत है। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 32 का ये बात सही है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से जैव विविधता के ह्रास हेतु उत्तरदायी कारण कौन से हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं 33 को। पहला यहाँ पर ह्रास होगा, है ना, कौन से ह्रास हेतु कारण हो सकते हैं। पहला, अतिदोहन। राइट, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि अतिदोहन से क्या होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, जैसे कि अवैध शिकार और मछली पकड़ना, प्रजातियों की आबादी को कम करना। सही है। सहविलुप्तता क्या होगी, ये जब एक प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर होने वाली अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो सकती हैं, जैसे कि एक विशेष परजीवी या परागकण। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा, पर्यावसों का विखंडन, ये भी क्या है, जैव विविधता ह्रास हेतु एक उत्तरदायी कारण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आवास को छोटे से छोटे टुकड़ों में अलग करना, टूटना, जिससे क्या होगा, वन्यजीव के लिए यहाँ पर भोजन, प्रजनन और अब जो प्रवास होता है वो मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, तीनों करेक्ट है, तो ए। 34 नंबर में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उपचार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आंसर हो जाएगा, देखो जैव, इसका आशय होता है कि पर्यावरणीय प्रदूषक को कम करके विषाक्त रूप में निम्नीकरण करने के लिए एक सूक्ष्मजीव का प्रयोग करने से होता है। ठीक है, आते हैं स्टेटमेंट में, जो तीसरा स्टेटमेंट इसका आशय होता है कि पर्यावरणीय संदूषकों को कम विषाक्त रूप में निम्नीकरण करना और सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना, इससे होता है क्या, जैव उपचार का एक बात बता रहा है। राइट, एक बार थोड़ा सा और देखते हैं इसकी। देखो, जैव उपचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पर्यावरण प्रदूषक या संदूषक को हटाने से उन्हें बेअसर करने का, कम विषाक्त करने वे जो सूक्ष्मजीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया या फंगी, उनका उपयोग किया जाता है। ये प्रदूषण नियंत्रण एवं प्राकृतिक और प्रभावी तरीका होता है इनका। ठीक है, तो कुछ बात यहाँ पर इसकी नोट कर लोगे जो जैव उपचार की बातें बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्वेश्चन यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लाभ होंगे। पहली बात, पहला बोला है, देखो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन क्या है, ये किसी प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय जो परिणाम होते हैं उसके मूल्यांकन के लाभ होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो कुछ यहाँ पर इंग्लिश टर्म भी पढ़ते रहा करो आप, इकोनॉमिक के, है ना, और इन्वायरमेंट का, और यहाँ पर जो साइंस टेक्नोलॉजी है और इकोनॉमिक, इन सब के कुछ क्या आप याद कर सकते हो, क्योंकि मतलब याद कर आपको समझ आना चाहिए कि क्या बोल रहा है बात। ठीक है, क्योंकि इन सब में कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी देता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दे देगा ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऐसे करके भी बोल सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये बोलते हैं इसको पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। राइट, ये क्या होता है, पहला, प्राकृतिक संसाधनों में अपव्यय में कमी। पहली बात, पर्यावरणीय संसाधनों में अपव्यय में कमी, जो EIA होता है, ये मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, इसको इस तरह से डिजाइन करने में मदद करता है जिससे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो। पहली बात सही है। विवादों और विरोधों में कमी। ठीक है, विवादों विरोधों में कमी में जो होगा, ये EIA प्रक्रिया में हितधारकों की भागीदारी से पारदर्शिता आती है, जिससे क्या होगा, परियोजनाओं के बारे में विवाद, स्थानीय विरोध कम हो सकते हैं। सही हो जाएगा। तीसरा है, परियोजना क्षेत्र में आसपास रहने वाले लोगों के मध्य स्थानीय स्वामित्व की भावना का निर्माण करना। तीसरी बात क्या होगी, परियोजना के क्षेत्र में आसपास रहने वाले जो लोगों में मध्य स्थानीय स्वामित्व की भावना निर्माण, जिससे क्या होगा, सामुदायिक जो भागीदारी है और चिंता को दूर करने के लिए स्थानीय लोगों में परियोजना के प्रति अपनेपन की भावना पैदा होती है। तो यहाँ पर तीनों बातें करेक्ट होंगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के प्रभाव होंगे, तीनों होंगे। ठीक है, आंसर डी। 36 है, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, जिसको बोलते हैं PAR। ठीक है, विचार करना इसके बारे में, कौन सा सही नहीं पूछा है, कौन सा गलत है इसके बारे में। ठीक है, देखते हैं। पहला, यह वह विकिरण जिसकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास में
होती है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जिसका हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा स्रोत में उपयोग में कर सकते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है। ये मौसमी रूप से परिवर्तित नहीं होता है। यह अक्षांश और दिन के समय आधार पर परिवर्तनीय नहीं होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह मौसमी रूप में परिवर्तित नहीं होता है। ये बात गलत हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो अवशोषित जो पीएआर है, ठीक है, अवशोषित पीआर मतलब प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, इसको बोलते हैं पीआर। इसकी मात्रा दिन के समय ऊंचाई या अक्षांश के आधार पर परिवर्तित होती है, इसलिए बात गलत हो जाएगी, बोला परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, याद रखना है। चौथी बात, उच्च पीआर जो पादप है इसका विकास को बढ़ावा देता है, ये भी बात सही है। देखो यहाँ पर जो पीआर है मतलब प्रकाश संश्लेषणात्मक जो विकिरण है, इसके बारे में आप तीन बातें सही लिख सकते हो, 1 2 3 तीन बातें हैं। और चौथी बात जो मैंने गलत बताई, इसको सही करके आप यहाँ पे नोट करके एक अपना नोट्स बना सकते हो प्रकाश संश्लेषण जो सक्रिय विकिरण उसको लेकर के, ठीक है। चार बातें इंपॉर्टेंट आपकी हो जाएंगी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक परिस्थितिक अनुक्रमण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 37 को। पहला, ये उस क्षेत्र में प्रारंभ होता है जहाँ किसी भी सजीव का अस्तित्व नहीं रहा हो। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। प्राकृतिक अनुक्रमण उस क्षेत्र में आरंभ होता है जहाँ कभी भी किसी सजीव अस्तित्व नहीं रहा हो, जैसे कि नवनिर्मित ज्वालामुखी या द्वीप हिमनद पीछे से हटने के उजागर की चट्टानें। ये द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीयक की तुलना में प्राथमिक अनुक्रमण में बहुत धीमी प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसमें नए सिरे में मिट्टी का निर्माण शामिल होता है, राइट। और जबकि यहाँ पर द्वितीयक अनुक्रमण में उस क्षेत्र में होता है जहाँ पहले मिट्टी मौजूद होती है। ये बात गलत है, ओनली वन करेक्ट है आंसर ए 37 का। 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह मिलावट विशुद्ध गुणवत्ता युक्त उत्पाद सुनिश्चित करता है? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर। एक तो एफपीओ मार्क, दूसरा आईएसआई मार्क, तीसरा एगमार मार्क। तीनों यहाँ से करेक्ट होंगे जो यहाँ पे गुणवत्ता चिन्ह की मिलावट को लेकर उत्पाद सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। एगमार्क जो होता है बता देते हैं इसके बारे में। एगमार्क क्या है? एगमार्क कृषि उत्पादों में जैसे दाल, मसाले, अंडे, इसके लिए प्रमाण करता है, सुनिश्चित करता है। आईएसआई क्या होता है? आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूट, ठीक है, आईएसआई मार्क ये भारत में औद्योगिक उत्पाद जो मानक चिन्ह होगा उसके उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। एफपीओ मतलब फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, ये सुनिश्चित करता है कि फल उत्पादों जैसे जैम, अचार, बंद डिब्बे वाले फल, ठीक है, उनके उत्पादन में कैसी यहाँ पर गुणवत्ता बता रहा है। तो ये सब आप नोट कर सकते हो, राइट। तो इसके डीप में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस वजह से मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। तीनों करेक्ट है आंसर डी। 39, महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में विचार करना है। विरांचली क्षेत्र उच्चतम ज्वार और निम्नतम भाटे के स्तर का मध्य समुद्री तटीय क्षेत्र होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि विरांचली क्षेत्र होता है, ठीक है, ये उच्चतम ज्वार और निम्नतम भाटे को स्तर को मध्य समुद्र तट का एक क्षेत्र होता है। ये कथन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण जो खिंचाव होता है उसके कारण होता है, और ये क्षेत्र जल स्तर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। पहली बात सही है। सेकेंड, निरिटांचली क्षेत्र पादप प्लवक जंतु प्लवक से सम्मत होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो नेरिटांचली क्षेत्र होता है इसको क्या बोलते हैं? नेरेटिक क्षेत्र बोलते हैं, नेरेटिक जोन बोलते हैं। ये मध्यपी शेल्फ और उथला क्षेत्र होता है जो पोषक तत्वों से संबद्ध होता है, और इसलिए यहाँ पर पादप प्लवक जंतु प्लवक के संबंध होता है। बस सही हो जाएगी। तीसरा, पोषक तत्वों की आपूर्ति में कमी के कारण नितलस्थ क्षेत्र में सीमित उत्पादन होता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जहाँ प्रकाश की कमी और पोषक तत्वों की सीमित आपूर्ति कारण उत्पाद सीमित हो जाता है, इसलिए तीनों बातें यहाँ से क्या होगी? करेक्ट है। महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के जो बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, आप लिख सकते हो महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र और 3 पॉइंट अपने ऐसे करके आप नोट्स बना सकते हो इनका, ठीक है। देखो जो चीज़ें बताता चलता हूँ आप स्टैटिक एक चीज़ें कवर करते जाओ, क्या क्या चीज़ें हो रही है। जब करंट में आएंगे तो आपसे चीज़ें एक एक यहाँ पर ऐड की जाएंगी उसकी, है ना। आंसर क्या होगा? 39 का तीनों करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर हो गया। क्वेश्चन 40 देखते हैं। 40 नंबर है, वाहन में प्रयोग किए जाने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स के संबंध में कौन सा सही है? देखते हैं इसको। यहाँ से 40 नंबर क्वेश्चन है, वाहनों में प्रयोग किए जाने वाले कैटालिटिक कन्वर्टर्स के संबंध में विचार करना है। ये बाहर निकलने वाली विषाक्त गैसों और प्रदूषकों की अपेक्षाकृत कम विषाक्त रूप में परिवर्तित कर देता है। पहली बात देखो, कैटालिटिक जो कन्वर्टर्स होते हैं इनका मुख्य कार्य बाहर निकलने वाले जो विषाक्त गैस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और ये प्रदूषक को यहाँ पर अपेक्षाकृत कम विषाक्त रूप में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प में परिवर्तित करना,
ये बात सही है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स से लैस वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल उपयोग करना चाहिए। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो कैटालिटिक है कन्वर्टर्स के प्रभावी ढंग को से कम करने के लिए सीसा रहित पेट्रोल के उपयोग को कम करना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्योंकि सीसा उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट को निष्क्रिय कर देता है। ये बात सही है, दोनों बातें सही है। आप लिख सकते हो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के बारे में, ठीक है। जो कैटालिटिक होते हैं इसको बोलते हैं कैटालिस्ट, बोलते हैं इसको उत्प्रेरक को हिंदी में, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इंग्लिश वर्ड प्रयोग कर दिया इन्होंने, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ कैटालिटिक्स मतलब क्या है। अब अगर आप उत्प्रेरक लिखा होगा, उत्प्रेरक कन्वर्टर्स लिखा होगा तो आप समझ पाओगे, कैटालिटिक्स तो समझ ही नहीं पाओगे क्या लिखा है ना। इसलिए कैटालिटिक्स जो होता है, कैटालिस्ट ये आपका उत्प्रेरक होता है, ठीक है। इसलिए इंग्लिश के वर्ड थोड़े थोड़े आप पढ़ते जाया करो, राइट। आंसर क्या होगा 40 का? करेक्ट आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 41 नंबर है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला है, इसका उद्देश्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण और परीक्षण करना। पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस अधिनियम का उद्देश्य पौधों की विभिन्न प्रजातियों सहित यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण और परीक्षण का करना। यह बात करेक्ट है। ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषणा का गठन से संबंधित होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व घोषणा और गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत किया गया था, न कि वन्य संरक्षण 1972 के तहत। ये बात गलत है। ये वन्यजीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिनियम वन्यजीव के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। ये बात सही है। ये यहाँ पर 1972 को लेकर बोला तो 1972 नहीं होगा, 1986 यहाँ पर सेकंड वाला होगा, इसलिए गलत है। 13 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर सही है 41 का। 42 है, कृषि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में मल्चिंग और हरी खाद का उपयोग के परिणाम क्या होंगे? आंसर हो जाएगा इसका, देखते हैं 42। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग और हरी खाद का उपयोग निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि नमी की हानि में कमी, जैसे कि मल्चिंग मिट्टी की सतह से पानी का वाष्पीकरण को कम करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है? नमी और संरक्षण होता है, राइट। और सही है, मृदा अपरदन में कमी मल्चिंग मिट्टी की बारिश बूंदों को सीधे प्रभाव पर जाती है, जिससे क्या होता है? पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी के कणों को बहने से रोकता है, जिससे मृदा अपरदन कम होता है, ठीक है, बात सही है। और खरपतवार में वृद्धि, खरपतवार में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। मल्चिंग का उपयोग समानता खरपतवारों को दबाने के लिए किया जाता है, ना कि उन्हें बढ़ाने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है, काफ़ी बात इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लेके आओ सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टैटिक के वो, ठीक है। अभी की क्वेश्चन आपको नई चीज़ें समझने को मिलेंगी, तो ये सब चीज़ें मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ आपको नहीं दिख रही है सीधा सा पॉइंट लिखो, इसको नोट कर जाओ, राइट। उनको बाद में आप रिवीजन कर सकते हो करके, काफ़ी अच्छा रहेगा ये। 12 करेक्ट है। आंसर 42 का भी बात ऐसे सही है। 43 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, खाद्य पदार्थ और मिलावट। देखते हैं इसको 43 को। खाद्य पदार्थों में मिलावट के सही क्रम किस प्रकार है? काली मिर्च पपीते का बीज मिला सकते हैं, बात सही है। बहुत जगह पपीते का बीज मिला करके बेचते हैं इसको, ठीक है। बहुत जगह क्या मोस्टली बेचते हैं सर। काले और लाल मिर्च पाउडर, ईंटों का चूर्ण, ठीक है। लाल मिर्च पाउडर क्या होगा? ईंटों का चूर्ण, यह भी क्या समान मिलावट है। मक्खन जल, ठीक है। मक्खन में जल थोड़ी मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे मक्खन में? मक्खन मिलाते हैं ये जो मक्खन में आगे देखते हैं। गुड़ क्या होगा? मेटानिल येलो, गुड़ और मेटानिल येलो एक अनुमत रंग है जिसका उपयोग गुड़ में मिलावट के लिए कर सकते हैं, ये बात तो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मक्खन क्या होगा? अच्छा, गुड़ वाले बात बताई मैंने। मक्खन देखो, मक्खन का होगा जल मक्खन की एक मिलावट संभव है, लेकिन यहाँ पर इसमें विकल्प में अधिक सम्मान के लिए पूछा है। अधिक समान स्थिति कौन सी होगी इसकी? अधिक समान स्थिति में यहाँ पर मक्खन जल में नहीं मिला सकती, बात गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1, 2, 4 से करेक्ट आंसर है, तो डी यहाँ से सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, कृषि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धतियों का उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर। एक तो अंतरशासन पद्धति, ये क्या होती है? देखो, अंतरशासन पद्धति जो है ये एक टिकाऊ कृषि पद्धति है जो जैव विविधता को बढ़ावा देती है और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, पहली बात सही है। सेकंड, फसल प्रजातियों के भीतर आनुवंशिक विविधता, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि फसल प्रजातियों के भीतर जो आनुवंशिक विविधता है उसमें वृद्धि करना ये पारिस्थितिक तंत्र को अधिक लचीलापन बनाता है और यहाँ पर कीटों व रोगों के प्रति अवरोध को बढ़ाता है, बात सही है। तीसरी बात, रासायनिक उर्वरकों में अत्यधिक उपयोग, अगर रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करेंगे तो क्या होगा? ये उर्वरकों में अत्यधिक
जो उपयोग मिट्टी की उर्वरता को कम करेगा और जल और वायु प्रदूषित करेगा तथा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ठीक है, और ये पर्यावरण संरक्षण के विपरीत होगा। 1 2 करेक्ट है, सिर्फ आंसर ए यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है 45, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी के लाभ होंगे? देखते हैं। एक तो पहला यहाँ से क्या होगा, पहला यहाँ से हो जाएगा औद्योगिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करना। ठीक है, ये क्या होगा यहाँ से सही होगा। ये जो यहाँ पर अनुवांशिक अभियांत्रिकी जो प्रौद्योगिकी उसके लाभ होंगे, पहली बात सही है। सेकेंड बात, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता को सुधार करना, ये बात गलत है। फसलों में रोग प्रतिरोधक बनाना, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। ठीक है, और कुछ फसलों में पोषक की गुणवत्ता को खनिज का उपयोग करना, उसमें वृद्धि होगी। और फसलों के कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ये होगा। लेकिन यहाँ पर पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की क्षमता में सुधार करना, इसका कोई मतलब इसमें नहीं होगा। ठीक है, 1 और 3 बात इसकी करेक्ट है, आंसर सी बात इसका सही है। क्वेश्चन 46 है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण बन सकता है? आंसर हो जाएगा पहला, इसमें स्रोत में औद्योगिक अपशिष्ट करेक्ट बात है, क्योंकि मृदा जो प्रदूषण है उसके संभावित कारण यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण के औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक, राइट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट, ये सभी क्या है इसके मृदा प्रदूषण के कारण बन सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 46 का सभी यहाँ से सही आंसर हो गया। डी क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर है। 47 है, सजीव के मध्य सकारात्मक अनियुक्त क्रिया होती है, वे जिनमें दोनों प्रजातियों के लाभ होता है और अनियुक्त क्रिया करने वाली किसी प्रजाति की कोई भी क्षति नहीं हो सकती है। इसलिए इनमें से कौन सा कथन सकारात्मक अनियुक्त क्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर हो जाएगा 47 का। देखो, सकारात्मक अनियुक्त क्रियाएं क्या होती हैं? वे होती हैं जिनमें दोनों प्रजातियों को लाभ होता है और किसी को हानि नहीं होती है। लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सजीविता क्या होती है? सजीविता एक दीर्घकालिक घनिष्ठ संबंध होता है जिसमें दोनों सजीव या दोनों जीव लाभान्वित होते हैं। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है? ये एक पारस्परिक रूप में लाभप्रद संबंध होता है, जिससे यहाँ पर सजीविता की तरह अनिवार्य नहीं होती है, ये एक दूसरे के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, और परजीविता क्या होती है? परजीविता होती है ये एक नकारात्मक अनियुक्त क्रिया है जिसके एक जीव परजीवी को लाभ होता है, दूसरे जीव को यहाँ पर हानि होती है। तो चारों बातें आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से जो आंसर आएगा ये 1 और 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। 48 है, पर्यावरण और परिस्थिति के संबंध में फेगोट्रॉफ क्या है? फेगोट्रॉफ है क्या? देखो, फेगोट्रॉफ जो है ये उपभोक्ता है। क्या है? उपभोक्ता। फेगोट्रॉफ वे जीव होते हैं जो अन्य जीवों में कार्बनिक पदार्थों को खाकर पोषण प्राप्त करते हैं। परिस्थिति तंत्र में ऐसे जीवों को उपभोक्ता जो है कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि वे भोजन के लिए उत्पादकों या अन्य उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने, ग्रीन हाउस गैस और स्रोत। देखते हैं इसको 49 को। पहला, मीथेन, सड़ा हुआ कचरा। ठीक है, क्या होगा पहला यहाँ से जो 49 है इसका करेक्ट होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन का दहन, ये भी बात यहाँ से सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोसोल स्प्रे, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसका उपयोग जो प्रशीतन है ठंडक के उपयोग में करते हैं। तो तीनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा सभी तीनों सही है, तो डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस उद्योग या किन उद्योगों में द्वारा भारी प्रदूषक निर्मुक्त किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा एक तो कागज और लुगदी में। कागज और लुगदी में क्या होगा? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग परमाणु ऊर्जा के जो उपयोग होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा छोड़े जा सकते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक में भी काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैडमियम, यूरेनियम जैसी भारी धातुएं निकल सकती हैं। राइट, कागज लुगदी वाले में क्रोमियम जैसी धातु निकलेगी। और परमाणु ऊर्जा में भारी धातु जैसे निर्मुक्त होने की संभावना होती है। तीनों यहाँ से होंगे, तो आंसर क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट आंसर 50 का सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस कर लिए। टोटल तो 100 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से 50 क्वेश्चन करेंगे कवर, और 50 क्वेश्चन आपको मैं कल कवर करूँगा। जो मैं देखो, जो भी टॉपिक यहाँ पर आए उन टॉपिक को जाकर आपको जो लिखना है पहले तो, है ना, जो आपके गलत हुए या फिर जो आपको समझ नहीं आया उनको लिखना है। उन टॉपिक को जाकर थोड़ा डीप में पढ़ना, जो आपकी इन्वायरमेंट की आपके पास बुक है। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको, नीरज नचिकेता सर की एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ, इसको परचेस कर लो, बहुत अच्छी बुक है वो। ठीक है, और एक एग्रीकल्चर की बुक आती है नीरज सर की, वो भी आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन उनसे उठाए उनकी बुक से। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और 2019 का एग्जाम था और 21 का एग्जाम था, उसमें यूपीएससी ने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे। ठीक है, तो आप
देखो इन्वायरमेंट और साइंस टेक्नोलॉजी की मैं आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा यहाँ पर, राइट। एक एक चीज़ आपको इसके टेस्ट में ऐड करूँगा और क्वेश्चन में बाकी कराऊंगा तो हर चीज़ के, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी और यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी क्योंकि भी ज़्यादा हमारे न्यूज़ में चल रहे हैं सब चीज़ें, ठीक है, तो उनको ज़्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे। बाकी जुड़ जाए टेलीग्राम से भी, वहाँ पर मैं अपडेट एक एक देता रहूँगा आपको। और यह टेस्ट 9 नंबर आएगा जो वो आएगा आपका इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी का ही, करंट अफेयर्स का, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।